पावर, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ये सिर्फ राजनीति के शब्द नहीं हैं, ये हैं डार्क साइकोलॉजी के हथियार। भारतीय राजनीति सिर्फ चुनाव और भाषणों का खेल नहीं, बल्कि जनता के दिमाग पर काबू पाने की साइंस है। इस वीडियो में हम 8 सबसे बड़े नेताओं की डार्क साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। कैसे नरेंद्र मोदी इमोशनल ब्रांडिंग और नेशनलिज्म से जनता को जोड़ते हैं। कैसे राहुल गांधी परसेप्शन मैनेजमेंट और विक्टिम साइकोलॉजी से अपनी छवि बचाने की कोशिश करते हैं। कैसे अरविंद केजरीवाल फ्रीबी पॉलिटिक्स और अंडरडॉग प्ले से सत्ता में बने रहते हैं। कैसे अमित शाह फियर पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस से विपक्ष को चौंका देते हैं। कैसे ममता बनर्जी रीजनलिज्म और एग्रेसिव स्ट्रीट पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके बंगाल में अपनी पकड़ बनाए रखती हैं। कैसे असदुद्दीन ओवैसी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स से माइनॉरिटी वोट बैंक को मोबिलाइज करते हैं। कैसे योगी आदित्यनाथ रिलीजियस नेशनलिज्म और लॉ एंड ऑर्डर नैरेटिव से डोमिनेंस दिखाते हैं। और कैसे शरद पवार पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और कंट्रोल्ड कैओस से हमेशा सत्ता के करीब बने रहते हैं। अगर आपको लगता है कि राजनीति सिर्फ वोटों और नारों की लड़ाई है, तो इस वीडियो में आपको वो दिखेगा जो आम जनता की नजरों से छिपाया जाता है। वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा नेता डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा। इंडियन पॉलिटिक्स में परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावर रखता है, और इस आर्ट को अगर किसी ने पूरी तरह से मास्टर किया है, तो वो हैं नरेंद्र मोदी। एक चाय बेचने वाले से लेकर दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर बनने तक का उनका सफर सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि एक केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव है। लेकिन क्या सिर्फ पॉलिसीज और स्पीचेस से इतना बड़ा इन्फ्लुएंस पॉसिबल है? नहीं, इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी काम करती है, जो लोगों की इमोशंस को कंट्रोल करती है, फियर को मैनिपुलेट करती है, और एक ऐसा माहौल बनाती है जहां मोदी हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे। ये सिर्फ लीडरशिप नहीं है, ये डार्क साइकोलॉजी की मास्टरी है। मोदी का नेशनल लेवल पर राइज कोई एक्सीडेंट नहीं था। 2014 का चुनाव सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं था, ये एक केयरफुली प्लान्ड साइकोलॉजिकल मूवमेंट था। आपकी बार मोदी सरकार सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहा था कि अब चेंज निश्चित है, और सिर्फ एक ही आदमी है जो इसे डिलीवर कर सकता है, मोदी। डार्क साइकोलॉजी का एक सबसे इफेक्टिव टूल है फियर। जब लोग डरते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर को चुनते हैं जो उन्हें सेफ महसूस कराए। मोदी और बीजेपी ने इस स्ट्रैटेजी को बार बार यूज किया है। एक्सटर्नल एनिमीज, इंटरनल थ्रेट्स, इकोनॉमिक डाउनफॉल, हर चीज का एक ही सॉल्यूशन पेश किया जाता है। मोदी हाय टू मुमकिन है। 2019 चुनाव से ठीक पहले पुलवामा आतंकी हमला ने पूरे देश को झटका दे दिया था। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और पूरे देश में गुस्सा था। उसी समय बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई। ये सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। इलेक्शन का पूरा नैरेटिव नेशनल सिक्योरिटी पर शिफ्ट हो गया। ये सटल मैसेज दिया गया कि अगर बीजेपी नहीं आई तो देश कमजोर हो जाएगा। लेकिन फियर अलोन काफी नहीं है। पावर मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल होना जरूरी है। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, इवन बॉलीवुड, सब मोदी के ब्रांड बिल्डिंग में एक रोल प्ले करते हैं। फेक न्यूज, हाफ ट्रूथ्स और रिपीटेड मैसेजिंग ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जहां प्रोपेगेंडा को फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। सोचिए, आपने कितनी बार सुना है कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन क्या यह सच है? नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन, आईटी बूम, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, न्यूक्लियर टेस्ट्स, ये सब उसी समय हुए जब कांग्रेस पावर में थी। लेकिन साइकोलॉजी में एक टर्म होता है, इल्यूजोरी ट्रूथ इफेक्ट। अगर कोई बात बार बार दोहराई जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, और यही मोदी के प्रचार तंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मोदी की एक और खास स्ट्रैटेजी है, गैस लाइटिंग। जब उन पर कोई बड़ा आरोप लगता है तो वो डायरेक्टली जवाब नहीं देते। इंस्टेड वो या तो मजाक में उड़ा देते हैं
या फिर इशू को डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे जब देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठा तो उन्होंने कहा, पकौड़े बेचना भी एक नौकरी है। इससे उनकी बातों का मजाक नहीं बनता, बल्कि लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑपोजिशन कमजोर और मोडी और कॉन्फिडेंट लगते हैं। चैप्टर 2, राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर। इंडियन पॉलिटिक्स में परसेप्शन और ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जहां कुछ नेता खुद को एक पावरफुल और डिसाइसिव लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, वहीं कुछ लीडर्स को मीडिया नैरेटिव्स और ओपोनेंट्स के अटैक्स का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी भी एक ऐसे ही लीडर हैं जिनकी छवि, इमेज हमेशा डिबेट का विषय रही है। उन्हें कभी पप्पू कहा गया तो कभी उनकी लीडरशिप स्किल्स पर सवाल उठे। लेकिन क्या ये सच में उनकी रियल पर्सनालिटी है, या फिर ये एक केयरफुली डिजाइंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का नतीजा है? आज हम इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को डिटेल में समझेंगे। 2004 में जब राहुल गांधी राजनीति में आए तो उनकी पहचान सिर्फ गांधी परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में थी। कांग्रेस ने उन्हें की लीडरशिप रोल्स दिए, लेकिन उनकी पब्लिक इमेज को लेकर कई सवाल उठे। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में जब बीजेपी नरेंद्र मोदी को एक स्ट्रॉन्ग और विजनरी लीडर के रूप में प्रमोट कर रही थी, राहुल गांधी को एक वीक और इनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन की तरह प्रेजेंट किया गया। पापू शब्द सिर्फ एक मीम नहीं था, बल्कि ये अ वेल प्लान्ड साइकोलॉजिकल अटैक था जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया जाए। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का सबसे बड़ा इमेज ट्रांसफॉर्मेशन कैंपेन था। ये 3,500 किलोमीटर लंबी यात्रा थी जिसमें उन्होंने 12 राज्यों का दौरा किया, 2 यूनियन टेरिटोरीज को कवर किया। इस यात्रा के कई स्ट्रैटेजिक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे। ग्राउंड कनेक्ट, उन्होंने फार्मर्स, लेबरर्स, यूथ और विमेन से डायरेक्ट इंटरैक्शन किया, जिससे उनकी पीपल्स लीडर वाली इमेज बनी। रेजिलियंस, शोकेसिंग, उन्होंने लगातार पैदल यात्रा की, जिससे उन्होंने खुद को डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन के रूप में दिखाया। नैरेटिव शिफ्ट, यात्रा के बाद ऑपोजिशन भी मानने लगा कि राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट करना उनकी गलती हो सकती है। राहुल गांधी की टीम ने सोशल मीडिया को एक पावरफुल टूल की तरह यूज किया। उन्होंने ह्यूमर और सार्काज्म से भरे ट्वीट्स किए जो यूथ को अपील करने लगे। रील्स और शॉर्ट वीडियोस में वे कैजुअली इश्यूज पर बात करते नजर आए, जिससे वे ज्यादा रिलेटेबल लगे। उन्होंने अपनी फिटनेस और ट्रैवल से जुड़े कंटेंट को हाईलाइट किया, जिससे उनकी इमेज कूल और एनर्जेटिक बनी। ऑपोजिशन ने राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने के लिए कई टैक्टिक्स अपनाए। 2019 में उन्होंने एक रैली में कहा, सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। इस कमेंट के कारण उनके खिलाफ डिफेमेशन केस दर्ज हुआ। 2023 में कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी, जिसके कारण उनकी लोकसभा मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी गई। लेकिन ये मूव उनके खिलाफ जाने के बजाय उनके लिए ए पॉलिटिकल एडवांटेज बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी सजा पर रोक लगाई तो इसे डेमोक्रेसी की जीत के रूप में देखा गया। कांग्रेस ने इसे एक पॉलिटिकल अटैक बताया और राहुल गांधी की इमेज को एक विक्टिम ऑफ डिक्टेटरशिप के रूप में पेश किया। राहुल गांधी की ग्लोबल इमेज भी उनके पॉलिटिकल ब्रांड का हिस्सा रही है। उन्होंने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज में लेक्चर्स दिए, जिससे उन्हें एक गंभीर बौद्धिक नेता की पहचान मिली। यूएस और यूरोप में उन्होंने डेमोक्रेसी, मीडिया फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स जैसे टॉपिक्स पर बात की, जिससे उनकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ी। राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी हमेशा डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज से घिरी रही है। क्या वह भविष्य में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? क्या कांग्रेस उनके नेतृत्व में वापसी कर पाएगी? उनकी इमेज पहले पापू थी, लेकिन अब वे एक सीरियस और ग्राउंड कनेक्ट लीडर बन चुके हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में इमेज की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती और राहुल गांधी का असली टेस्ट अभी बाकी है। चैप्टर 3, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सीएम, एएपी। इंडियन पॉलिटिक्स में एक आउटसाइडर नैरेटिव हमेशा पावरफुल टूल रहा है। जब कोई नेता खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला आम आदमी दिखाता है,
तो जनता का इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। अरविंद केजरीवाल ने इसी साइकोलॉजी को समझकर अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग की। एक आम आदमी से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से शुरू हुआ, लेकिन बाद में पॉपुलिज्म और ब्लेम गेम की रणनीति में बदल गया। आज हम देखेंगे कि कैसे केजरीवाल ने डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके खुद को हमेशा आम आदमी बनाए रखा, भले ही वो अब पावर में है। पॉलिटिक्स में फ्रीबीज यानी मुफ्त सुविधाएं देना एक टेस्टेड फॉर्मूला है। जब जनता को लगता है कि सरकार उन्हें कुछ दे रही है, तो एक इमोशनल डिपेंडेंसी बनती है। एएपी सरकार ने इसी साइकोलॉजी को अडॉप्ट किया। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा। फ्री वाटर, 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी। फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की पहल। ये सभी स्ट्रैटेजीज लोगों को इमीडिएट रिलीफ देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठते हैं। विरोधी कहते हैं कि ये रीवडी कल्चर है, जिससे इकोनॉमी पर बर्डन बढ़ता है, लेकिन जनता इसे एक लीडर हु केयर्स की छवि से जोड़कर देखती है। केजरीवाल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन है अंडरडॉग नैरेटिव, यानी खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला दिखाना। 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान उन्होंने खुद को एंटी करप्शन वॉरियर के रूप में पेश किया। जब एएपी बनी तो नारा था, झाड़ू चलाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। जब वो 2013 में पहली बार सीएम बने तो उन्होंने कहा कि मैं वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, मैं आम आदमी हूं। लेकिन सालों बाद जब एएपी खुद पावर में आ गई, तब भी उन्होंने ये नैरेटिव बनाए रखा। सरकारी बंगले और वीआईपी सुरक्षा लेने के बावजूद वो हमेशा खुद को साधारण आदमी के रूप में दिखाते हैं। जब उन पर कोई आरोप लगता है तो वो इसे बड़े नेताओं की साजिश बताकर अपनी विक्टिम इमेज को मजबूत करते हैं। जब भी दिल्ली में कोई गवर्नेंस फेलियर होता है तो एएपी सरकार ब्लेम शिफ्टिंग की रणनीति अपनाती है। वाटर क्राइसिस, बीजेपी की वजह से टैंकर माफिया एक्टिव है। पोल्यूशन बढ़ा, सेंटर हमें कंट्रोल नहीं करने दे रहा। दिल्ली मेट्रो पर विवाद, मोदी सरकार फंड नहीं दे रही। यह एक क्लासिक साइकोलॉजिकल डिफ्लेक्शन स्ट्रैटेजी है, जहां सत्ता में रहते हुए भी खुद को पावरलेस दिखाया जाता है। इससे जनता का ध्यान कोर इश्यूज से हट जाता है। लोग बिलीव करने लगते हैं कि असली समस्या उनकी सरकार नहीं, बल्कि केंद्र सरकार है। पिछले कुछ सालों में एएपी सरकार पर कई आरोप लगे, लेकिन हर बार एक पैटर्न दिखा। जब शराब नीति घोटाले में एएपी के मंत्री फंसे तो केजरीवाल ने कहा, ये सब बीजेपी की साजिश है, हमारे नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जब मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया तो एएपी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। खुद केजरीवाल जब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे, तब भी उन्होंने कहा, ये सब मुझे रोकने के लिए हो रहा है। यह एक क्लासिक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां गिल्ट को एक्सेप्ट करने के बजाय खुद को विक्टिम दिखाया जाता है। इससे कोर इशू पर डिबेट कम होती है और सिंपैथी ज्यादा मिलती है। केजरीवाल और एएपी की सबसे बड़ी ताकत है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर एएपी के कैंपेन इतने स्ट्रांग होते हैं कि लोग इशू से ज्यादा ब्रांडिंग पर फोकस करने लगते हैं। दिल्ली मॉडल को अग्रेसिवली प्रमोट किया जाता है, भले ही ग्राउंड रियलिटी अलग हो। चुनाव से पहले एएपी के एड्स लगातार टीवी और सोशल मीडिया पर चलाए जाते हैं, जिससे उनकी इमेज हमेशा पॉजिटिव बनी रहती है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन ही रियलिटी होती है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी इमेज को केयरफुली डिजाइन किया, एक फ्रीबीज देने वाले जननेता, सिस्टम से लड़ने वाले आम आदमी और भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा की तरह। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब एक केयरफुली प्लान्ड पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, या फिर सच में एक ईमानदार नेता की छवि? इंडियन पॉलिटिक्स में ब्रांडिंग और मैनिपुलेशन की लड़ाई जारी है, और आने वाले सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल इस साइकोलॉजी को कैसे इवॉल्व करते हैं। चैप्टर 4, अमित शाह, होम मिनिस्टर, बीजेपी स्ट्रैटेजिस्ट। इंडियन पॉलिटिक्स सिर्फ भाषणों और चुनावी वादों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मैनिपुलेशन और पावर डायनामिक्स का गेम भी है। और जब बात पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, अमित शाह।
उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि द चाणक्या ऑफ बीजेपी कहा जाता है। उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि चुनावी मैदान से लेकर सत्ता के गलियारों तक उनकी रणनीति का असर हर जगह दिखता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? फियर साइकोलॉजी। आज हम देखेंगे कि कैसे अमित शाह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, परसेप्शन बिल्डिंग और फियर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल गेम को कंट्रोल करते हैं। अमित शाह की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में फियर एक अहम वेपन है। इंडियन पॉलिटिक्स में सत्ता का असली खेल तब शुरू होता है जब सरकार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का इस्तेमाल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ करती है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अक्सर विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच के लिए एक्टिवेट किया जाता है। जब कोई नेता बीजेपी के खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो उसके खिलाफ अचानक भ्रष्टाचार के मामले खुलने लगते हैं। विपक्ष इसे पॉलिटिकल वेंडेटा कहता है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में ये नैरेटिव बनता है कि जहां धुआं है, वहां आग तो होगी ही। एग्जाम्पल्स: जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी को वेस्ट बंगाल में कड़ी टक्कर दी, तो उनके कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े। शरद पवार और संजय राउत जैसे महाराष्ट्र के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिससे उनकी पार्टी कमजोर हुई। दिल्ली में एएपी सरकार के कई मंत्रियों को जेल भेजा गया, जिससे केजरीवाल सरकार को सीधा झटका लगा। यह एक क्लासिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जहां सिर्फ एक नेता को टारगेट नहीं किया जाता, बल्कि पूरे विपक्ष में डर बिठाया जाता है कि अगर आप बीजेपी से टकराएंगे, तो आपका भी यही हाल होगा। अमित शाह का सबसे बड़ा स्किल सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है, बल्कि नैरेटिव कंट्रोल करना है। जब किसी विपक्षी नेता पर केस चलता है, तो बीजेपी इसे एक एंटी करप्शन मूव की तरह दिखाती है। मीडिया में ऐसा परसेप्शन बिल्ड किया जाता है कि जो पकड़ा गया वो गलत ही होगा। सोशल मीडिया पर आईटी सेल इसे एम्पलीफाई करता है, जिससे आम जनता भी इसे सच मानने लगती है। फियर सिर्फ सजा देने से नहीं, बल्कि कंट्रोल करने से भी बनता है। अमित शाह की एक रणनीति है विपक्षी पार्टियों को अंदर से कमजोर करना। जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके खिलाफ चल रहे केस अचानक धीमे हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। इससे ऑपोजिशन पार्टीज के भीतर डर बढ़ता है और कई नेता बीजेपी में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स: महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर बीजेपी ने सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस सरकार गिरा दी गई। नॉर्थ ईस्ट में कई रीजनल पार्टीज को धीरे धीरे बीजेपी में मर्ज करा दिया गया। अमित शाह सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को नहीं, बल्कि जनता को भी फियर साइकोलॉजी के जरिए मोबिलाइज करते हैं। जब भी कोई बड़ा चुनाव आता है, तो नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान का मुद्दा सडनली बड़ा बना दिया जाता है। पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक का बीजेपी की चुनावी जीत में बड़ा रोल रहा है। अमित शाह की स्पीच में हमेशा एक हिंदू नेशनलिस्ट टोन रहती है, जिससे इमोशनल अपील और फियर का मिक्स बनता है। इंडियन पॉलिटिक्स में पावर सिर्फ नंबर्स से नहीं, बल्कि मैनिपुलेशन और कंट्रोल से चलती है। अमित शाह ने डार्क साइकोलॉजी को इतनी बारीकी से अपनाया है कि वो अपने ओपोनेंट्स को डराने और जनता को मोबिलाइज करने में मास्टर बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, या फिर सत्ता को बनाए रखने का एक खतरनाक खेल? पॉलिटिक्स में फियर, परसेप्शन और मैनिपुलेशन की ये लड़ाई अभी जारी है, और अमित शाह इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। चैप्टर 5: ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल सीएम टीएमसी। इंडियन पॉलिटिक्स में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल मैनिपुलेशन और विक्टिम कार्ड, विक्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी भी सत्ता बनाए रखने के बड़े हथियार होते हैं। और अगर कोई नेता इन रणनीतियों का मास्टर है, तो वो है ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत। एक समय में अग्निकन्या के नाम से जानी जाने वाली ममता बनर्जी ने खुद को बीजेपी के बाहरी हमले से बंगाल की रक्षक के रूप में स्थापित कर लिया है। लेकिन उनकी सत्ता सिर्फ बंगाल प्रेम तक सीमित नहीं है। उनके पीछे डार्क साइकोलॉजी की तीन बड़ी रणनीतियां काम करती हैं: विक्टिमाइजेशन,
इमोशनल मोबिलाइजेशन और ऑपरेशन ऑफ डिसेंट। आज हम देखेंगे कि कैसे ममता बनर्जी ने स्ट्रीट पॉलिटिक्स, रीजनल आइडेंटिटी और फियर टैक्टिक्स को मिलाकर एक ऐसा राजनीतिक किला तैयार किया जिसे तोड़ना किसी भी विपक्षी के लिए आसान नहीं। जब भी कोई बाहरी ताकत किसी राज्य की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश करती है, तो एक स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर उस डर को हथियार बना सकता है। ममता बनर्जी ने यही किया। जब बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की, तो ममता ने एक विक्टिमाइजेशन नैरेटिव खड़ा किया। हमारी बंगाली संस्कृति और पहचान को बचाना है। बीजेपी बाहरी पार्टी है, ये दिल्ली से बंगाल पर कब्जा करना चाहती है। ये नैरेटिव उन्होंने इतने जोर से फैलाया कि बीजेपी खुद को बंगाल में बाहरी महसूस कराने लगी। चुनावी कैंपेन में जय श्री राम बनाम जय बांग्ला का विवाद भी इसी रणनीति का हिस्सा था। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का खेल था। जब जनता को लगा कि उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान पर हमला हो रहा है, तो उन्होंने ममता को रक्षक मान लिया। ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की छवि। वो खुद को सिस्टम की सताई हुई नेता दिखाती है, जो हमेशा जनता के लिए लड़ रही है। जब 2021 के चुनाव से पहले उन्हें चोट लगी और वो व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करने लगीं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील बन गई। देखो, मैं घायल हूं, फिर भी लड़ रही हूं। जब भी कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है, वो इसे लोकतंत्र पर हमला बताकर आंदोलन का रूप दे देती है। ये रणनीति सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए नहीं, बल्कि ऑपोजिशन को कॉर्नर करने के लिए भी होती है। अगर कोई विरोधी उनके खिलाफ आवाज उठाए, तो उसे बंगाल विरोधी या दलित विरोधी करार दिया जाता है। इससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटकर भावनात्मक नैरेटिव पर चला जाता है। अगर किसी नेता को सत्ता लंबे समय तक बनाए रखनी हो, तो विपक्ष को कमजोर करना जरूरी है। और बंगाल में ये काम फियर टैक्टिक्स से किया जाता है। हर चुनाव के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा की खबरें आती हैं। विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं। कई जगहों पर भाजपा और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की हत्या तक हो चुकी है। चुनाव आयोग ने कई बार टीएमसी पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, लेकिन ममता इसे बीजेपी की साजिश बताकर बच निकलती है। ये एक क्लासिक ऑथोरिटेरियन साइकोलॉजी है, जहां सत्ता को चुनौती देने वालों को इतना डराया जाता है कि वो हार मान लें। अगर कोई पत्रकार या नेता सरकार की आलोचना करे, तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। अगर कोई विरोध प्रदर्शन करे, तो पुलिस या टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा उसे कुचल दिया जाता है। सिर्फ कानून या हिंसा से कोई नेता अपनी पकड़ नहीं बना सकता। इमेज बिल्डिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। ममता बनर्जी खुद को हमेशा साधारण बंगाली महिला की तरह पेश करती है। वो साड़ी, हवाई चप्पल और सादगी को अपनी पहचान बनाए रखती है, जिससे जनता को लगता है कि वो अभी भी हमारी जैसी है। जब बीजेपी ने उन्हें हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की, तो उन्होंने दुर्गा पूजा और चंडी पाठ करके अपनी धार्मिक छवि भी मजबूत कर ली। ममता बनर्जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं, जो इमोशनल मैनिपुलेशन, फियर टैक्टिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मास्टरफुली यूज करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बंगाल की राजनीति की मजबूरी है, या फिर सत्ता को बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति? पॉलिटिक्स में नैरेटिव और परसेप्शन ही सब कुछ होता है, और ममता बनर्जी ने ये खेल इतने बेहतरीन तरीके से खेला है कि आज वो पूरे विपक्ष के लिए एक अजेय चुनौती बन चुकी हैं। चैप्टर 6, असदुद्दीन ओवैसी, ए मीम लीडर। इंडियन पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमेशा एक मजबूत हथियार रहा है, और जब बात मुस्लिम राजनीति की आती है, तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, असदुद्दीन ओवैसी। वो खुद को मुस्लिम वॉइस के रूप में पेश करते हैं, एक ऐसा नेता जो भारतीय मुसलमानों के हक की बात करता है। लेकिन क्या ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की राजनीति है, या इसके पीछे एक वेल कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी छुपी हुई है? आज हम देखेंगे कि कैसे फियर बेस्ड पॉलिटिक्स, कंट्रोल्ड ऑपोजिशन और पोलराइजेशन टैक्टिक्स के जरिए
ओवैसी ने अपने लिए एक मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार की और क्यों कुछ लोग मानते हैं कि उनकी राजनीति सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार है मुस्लिम असुरक्षा, मुस्लिम इनसिक्योरिटी। जब भी कोई हिंदू मुस्लिम विवाद होता है, ओवैसी उसे तुरंत एक मुसलमानों पर हमला बता देते हैं। सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर उन्होंने ये नैरेटिव बनाया कि अगर मुसलमान एकजुट नहीं हुए तो उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुईं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मुसलमानों के खिलाफ हैं। इफेक्ट, मुस्लिम समुदाय में ये डर बैठ गया कि हमें सिर्फ ओवैसी ही बचा सकते हैं। एआईएमआईएम को एक मुस्लिम सेवियर पार्टी की तरह देखा जाने लगा, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में। इससे उनका वोट बैंक सॉलिडिफाई हो गया, क्योंकि एक डर के माहौल में लोग अपने नेता की ओर भागते हैं। एआईएमआईएम खुद को सेक्युलर पॉलिटिक्स का हिस्सा बताती है, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। कैसे? जब एआईएमआईएम मुस्लिम इलाकों में चुनाव लड़ती है, तो वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जैसी सेक्युलर पार्टियों के वोट काट लेती है। इससे मुस्लिम वोट बढ़ जाता है और बीजेपी को फायदा होता है। बीजेपी के खिलाफ अगर मुस्लिम वोट एकजुट होता तो विपक्ष जीत सकता था, लेकिन एआईएमआईएम की मौजूदगी इस एकता को तोड़ देती है। एग्जाम्पल्स: 2020 के बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतीं और इनमें से कई ऐसी थीं जहां अगर मुस्लिम वोट बंटता नहीं तो बीजेपी गठबंधन हार जाता। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में एआईएमआईएम ने भले ही ज्यादा सीटें न जीती हों, लेकिन उसके कारण मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा हुआ। महाराष्ट्र और बंगाल में भी एआईएमआईएम के मैदान में आने से विपक्ष को नुकसान होता है। यही वजह है कि कई लोग ओवैसी को बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं। हालांकि वो इस आरोप को खारिज करते हुए कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। पोलराइजेशन सिर्फ बीजेपी ही नहीं करती, एआईएमआईएम भी इसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है। बीजेपी हिंदू वोट को कंसोलिडेट करती है और एआईएमआईएम मुस्लिम वोट को मोबिलाइज करती है। जब बीजेपी जय श्री राम के नारे को एक राजनीतिक अभियान बनाती है, तो ओवैसी इसके जवाब में अल्लाहू अकबर या जय भीम की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। जब बीजेपी हिंदू खतरे में है का नैरेटिव बनाती है, तो एआईएमआईएम मुसलमानों को इस देश से निकालने की साजिश हो रही है का नैरेटिव सेट करती है। इस पोलराइजेशन का फायदा किसे होता है? बीजेपी को हिंदू वोट का फायदा मिलता है, एआईएमआईएम को मुस्लिम वोट का फायदा मिलता है, लेकिन जो असली सेक्युलर पार्टियां हैं, वो इस लड़ाई में हार जाती हैं। सिर्फ डर और भावनात्मक अपील से राजनीति नहीं चलती, एक पावरफुल इमेज भी चाहिए। ओवैसी खुद को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए लड़ने वाले योद्धा की तरह पेश करते हैं। उनकी भाषण शैली आक्रामक होती है, जिससे उनकी छवि डर से लड़ने वाले नेता की बनती है। एआईएमआईएम के समर्थक उन्हें मुसलमानों का शेर कहते हैं और उनकी ये छवि सोशल मीडिया पर बार-बार रीइंफोर्स की जाती है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें फियर मैनिपुलेशन, कंट्रोल्ड ऑपोजिशन और पोलराइजेशन जैसी रणनीतियां भी छुपी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ओवैसी सच में मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर उनकी राजनीति इनडायरेक्टली बीजेपी को मजबूत कर रही है? इंडियन पॉलिटिक्स में नैरेटिव कंट्रोल सबसे बड़ी ताकत है और ओवैसी इस खेल को बखूबी समझते हैं। चैप्टर 7: योगी आदित्यनाथ, यूपी सीएम, बीजेपी। इंडियन पॉलिटिक्स में अगर कोई नेता हिंदू हार्डलाइनर की सबसे मजबूत छवि के साथ उभरा है, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी राजनीति 3 पिलर्स पर टिकी है: रिलीजियस नेशनलिज्म, बुलडोजर लॉ एंड ऑर्डर और इंटिमिडेशन साइकोलॉजी। आज हम देखेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदुत्व की ब्रांडिंग को एक मास पॉलिटिकल मूवमेंट में बदला और क्यों उनके विरोधी उन्हें एक तरफा कानून चलाने वाला मानते हैं। योगी आदित्यनाथ की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है हिंदू नेशनलिज्म।
वो खुद को सिर्फ यूपी का सीएम नहीं, बल्कि हिंदू राष्ट्र के एक मुख्य पुजारी के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। उनकी पहचान गेरुआ कपड़ों, गोरखनाथ मठ और हिंदुत्ववादी नारों से बनी है। उनके भाषणों में संस्कृति बचाने की लड़ाई, लव जिहाद और मुगलों के खिलाफ इतिहास जैसी बातें आम होती हैं। इफेक्ट, इससे बीजेपी का हार्डकोर हिंदू वोट बैंक और मजबूत हुआ। जो लोग पहले बीजेपी को सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी मानते थे, उन्होंने इसे हिंदुओं की रक्षा करने वाला संगठन समझना शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन बढ़ा, जिससे विपक्षी पार्टियों के सेक्युलर नैरेटिव कमजोर हो गए। योगी सिर्फ हिंदुत्व की बात ही नहीं करते, वो इसे सत्ता में रहते हुए एक्शन में भी बदलते हैं। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, एक नया नैरेटिव बना, माफियाओं का सफाया और कानून का राज। जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम, यूपी पुलिस को फ्री हैंड दिया गया। एनकाउंटर पॉलिसी, यूपी में कई बड़े अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, जिससे योगी की छवि एक सख्त प्रशासक की बनी। बुलडोजर पॉलिटिक्स, सरकार कहती है कि अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन विरोधी इसे सिलेक्टिव टारगेटिंग कहते हैं। इफेक्ट, जनता में ये संदेश गया कि योगी आदित्यनाथ एक्शन ओरिएंटेड सीएम हैं, सिर्फ बातें करने वाले नहीं। जो लोग कानून व्यवस्था को लेकर नाराज थे, उन्होंने बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर के नए चैंपियन के रूप में देखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों में डर भी बढ़ा, खासकर उन समुदायों में जो खुद को निशाना बनाए जाने का दावा करते हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन में फियर पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा एंगल देखा गया है। ऑपोजिशन लीडर्स पर सीबीआई, ईडी और यूएपीए जैसी धाराएं लगाई गईं। कई मुस्लिम संगठन और राजनीतिक विरोधी दावा करते हैं कि योगी सरकार सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। पत्रकारों, एक्टिविस्ट्स और स्टूडेंट लीडर्स पर भी कड़ी कार्रवाई हुई, जिससे सरकार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाने के आरोप लगे। इफेक्ट, विपक्षी पार्टियों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, लेकिन योगी सरकार इसे कानून का राज्य कहती है। उनके समर्थकों के लिए ये एक सख्त लेकिन जरूरी शासन है, जो यूपी को माफिया राज से बाहर ला रहा है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये टारगेटेड सप्रेशन है, जिससे सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व पॉलिटिक्स और लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस का एक अनोखा ब्लेंड पेश करते हैं। उनके समर्थक उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं, जो अपराधियों और आतंकवादियों का सफाया कर रहा है। उनके विरोधी उन्हें सांप्रदायिक और तानाशाह कहते हैं, जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के भीतर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। एक ऐसा नेता जो हिंदुत्व की विचारधारा को सिर्फ भाषणों में नहीं, बल्कि पॉलिसी लेवल पर लागू कर रहा है। पर सवाल ये है, क्या ये रणनीति बीजेपी को 2029 तक सत्ता में बनाए रखेगी, या फिर ये विरोध का नया तूफान खड़ा करेगी? चैप्टर 8, शरद पवार, एनसीपी लीडर। अगर भारतीय राजनीति में सबसे अनुभवी, सबसे धूर्त और सबसे रहस्यमयी खिलाड़ी की बात की जाए, तो वो हैं शरद पवार। एक ऐसा नेता जो कभी किंग मेकर होता है, कभी बैक बेंचर, लेकिन हमेशा गेम चेंजर बना रहता है। शरद पवार की राजनीति 3 पिलर्स पर टिकी है: पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, कंट्रोल्ड कैओस और स्ट्रैटेजिक विक्टिमहुड। आज हम देखेंगे कि कैसे एक 84 साल का नेता, जिसकी राजनीति 1960 के दशक में शुरू हुई थी, आज भी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक बना हुआ है। शरद पवार कंसिस्टेंसी पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपॉर्चुनिटी पर भरोसा करते हैं। 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई, लेकिन 2004 में फिर से यूपीए में शामिल हो गए। 1914 में मोदी सरकार आई तो बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर बनाए रखा, लेकिन 1919 में फिर से कांग्रेस शिवसेना गठबंधन में आ गए। 2223 में उनका भतीजा अजित पवार बीजेपी में चला गया, लेकिन शरद पवार ने "मैं अलग हूं" कहकर खुद को फिर से प्रासंगिक बना दिया। प्रभाव, वो कभी भी पूरी तरह हारते नहीं हैं। सही समय पर सही लोगों से दोस्ती करके वो हमेशा पावर के करीब बने रहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी डील मेकर की छवि बनी हुई है।
शरद पवार अक्सर ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया है, लेकिन असल में वो हमेशा बैकग्राउंड में गेम खेलते रहते हैं। 2019 में जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने का ड्रामा चल रहा था, तो एक रात अजित पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन 2 दिन बाद वो सरकार गिर गई। क्यों? क्योंकि शरद पवार बैकग्राउंड में अपनी चालें चल रहे थे। 2023 में जब अजित पवार ने बीजेपी ज्वाइन की, तो लोग बोले कि शरद पवार खत्म हो गए। लेकिन 1 महीने बाद ही शरद पवार ने अपनी नई रणनीति बना ली और खुद को फिर से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का बिग बॉस साबित कर दिया। इफेक्ट, वो हमेशा कमजोर दिखते हैं, लेकिन कभी भी कमजोर होते नहीं। उनके विरोधी उन्हें बाहर करने की गलती करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर पूरा गेम बदल देते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना, तीनों पार्टियां उनकी चालों को पूरी तरह समझ नहीं पाती। जब भी केंद्र सरकार या बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता है, शरद पवार खुद को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार दिखाने लगते हैं। 2019 में जब ईडी ने उनके खिलाफ केस फाइल किया, तो उन्होंने इसे मुझे राजनीति से हटाने की साजिश बताया। 2022 में जब सीबीआई और ईडी की रेड हुई, तो उन्होंने इसे मुझे कमजोर करने की कोशिश कहा। पुराना फार्मूला, पहले खुद को पीड़ित विक्टिम दिखाओ, फिर जनता में सहानुभूति सिंपैथी पैदा करो और आखिर में उस सिंपैथी को पॉलिटिकल पावर में बदल दो। इफेक्ट, वो बीजेपी के विरोधी वोटर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। उनकी छवि एक बुजुर्ग नेता जो सत्ता की साजिशों का शिकार है बन जाती है, लेकिन असल में वो खुद बहुत बड़े राजनीतिक मास्टरमाइंड हैं। शरद पवार सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल चेस ग्रैंड मास्टर हैं। जब लोग सोचते हैं कि वो खत्म हो चुके हैं, तभी वो एक नया दांव खेलते हैं। जब लोग मान लेते हैं कि उनकी राजनीति खत्म हो रही है, तब वो अपनी चालों से पूरा खेल बदल देते हैं। और जब लोग उन्हें सत्ता से बाहर मान लेते हैं, तब वो किंग मेकर बनकर फिर से लौट आते हैं। क्या उनकी ये रणनीति 2029 तक उन्हें प्रासंगिक रख पाएगी? या इस बार सच में उनका राजनीतिक ग्राफ गिरने वाला है?